सोचो, तुम एक ऐसे रूम में वॉक कर रहे हो जहां हर वर्ड, हर जेस्चर, हर पॉज तुम्हारे लिए डील जीतने या खोने का कारण बन सकता है। सोचो, तुम निगोशिएट कर रहे हो किसी के साथ जो काम, कलेक्टेड और प्रेडिक्टेबल लग रहा है, लेकिन एक गलत स्टेप से सब कुछ चला सकता है। यही दुनिया क्रिस वॉस की थी। क्रिस वॉस, एक फॉर्मर एफबीआई हॉस्टेज नेगोशिएटर, ने अपने करियर में डेकेड्स तक ऐसे सिचुएशंस हैंडल किए जो सबसे टेंस और रिस्की थे। बैंक रॉबर्स से लेकर किडनैपर्स तक हर सिचुएशन में उसे इंसानी बिहेवियर, कम्युनिकेशन और परसुएशन की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। और अपनी किताब नेवर स्प्लिट द डिफरेंस में उन्होंने ये सभी लेसन्स हम सबके लिए सिंप्लीफाई कर दिए हैं, ताकि हम भी बेटर नेगोशिएटर बन सकें। बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में या डेली लाइफ के हर नेगोशिएशन में। ट्रेडिशनल नेगोशिएशन एडवाइस मोस्टली लॉजिक और कॉम्प्रोमाइज पर फोकस करती है। बॉस कहते हैं कि रियल नेगोशिएशन इमोशंस और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में है। उनकी सेंट्रल आइडिया सिंपल है, नेगोशिएशन सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं है। नेगोशिएशन का मतलब है दूसरे की मोटिवेशन समझना और टैक्टिकल कम्युनिकेशन से डील को सही दिशा में गाइड करना। तो चलो इस जर्नी में चलते हैं और सीखते हैं वो टेक्निक्स जो तुम्हें मास्टर नेगोशिएटर बना सकती हैं और टेंस मोमेंट्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकती हैं। चैप्टर 1, न्यू रूल्स। क्रिस वॉस अपने अनुभव से शुरू करते हैं कि स्कूल और कॉलेज में हम नेगोशिएशन को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज और लॉजिक की नजर से सीखते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में यह अप्रोच अक्सर फेल कर जाती है। बॉस बताते हैं कि नेगोशिएशन केवल नंबर्स या फेयरनेस का खेल नहीं है, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल गेम है। एक कहानी सुनिए। एक बैंक रॉबरी केस में आरोपी ने हॉस्टेजेस ले लिए। ट्रेडिशनल लॉजिक कहती, ऑफर करो, कॉम्प्रोमाइज करो और जल्दी डील खत्म करो। लेकिन वॉस ने देखा कि सस्पेक्ट की इमोशंस, फियर्स और नीड्स समझना ज्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने कामली लिसन किया, सस्पेक्ट की लैंग्वेज मिरर की और बिना सहमति दिए एम्पैथी दिखाई। इससे सस्पेक्ट ने ट्रस्ट किया और सिचुएशन सेफ तरीके से रिजॉल्व हुई। यह चैप्टर हमें पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल सिखाता है, टैक्टिकल एम्पैथी। इसका मतलब है सामने वाले की भावनाओं और पर्सपेक्टिव को समझना और वर्बलाइज करना। सिंपैथी या अग्रीमेंट नहीं, बस एक्नॉलेजमेंट। वॉस इसे कहते हैं, एम्पैथी विदाउट अग्रीमेंट इज द मोस्ट पावरफुल नेगोशिएशन टूल। एक और एग्जाम्पल में किडनैपर ने इम्पॉसिबल रैंसम डिमांड किया। वॉस ने पेशेंस और टैक्टिकल एम्पैथी से नेगोशिएशन किया, लेबल्स और मिररिंग का उपयोग किया। रिजल्ट, हॉस्टेज सुरक्षित बचा। लेसन क्लियर है, नेगोशिएशन में लॉजिक से ज्यादा पावरफुल है इमोशंस को समझना और उनका सही तरीके से हैंडल करना। वॉस की अप्रोच बताती है कि डेडलॉक सिचुएशंस भी टैक्टफुल लिसनिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस से ब्रेक थ्रू में बदल सकती हैं। चैप्टर 2, आईना बनो, बी ए मिरर। वॉस के अनुसार मिररिंग यानी सामने वाले के शब्दों को रिपीट करना या सटली पैराफ्रेज करना एक बेहद शक्तिशाली तकनीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सामने वाले को बोलने और खुलने का स्पेस देना है। एक केस में एक फादर फ्रैंटिक था क्योंकि उसकी बेटी किडनैप्ड हो गई थी। वह गुस्से और डर में था। बॉस ने उसे बोलने दिया, उसके लास्ट वर्ड्स को रिपीट किया और ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे, जैसे फिर क्या हुआ या इससे आपको कैसा महसूस हुआ। इससे फादर ने धीरे धीरे क्रिटिकल डिटेल्स साझा करना शुरू किया। बॉस कहते हैं कि मिररिंग मैनिपुलेशन नहीं है, यह एक्टिव लिसनिंग है। यह सामने वाले को यह दिखाता है कि आप उसकी बात समझ रहे हो। अक्सर लोग अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेते हैं जब उन्हें खुलकर एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। कॉन्ट्रास्ट करें उन नेगोशिएटर्स से जो जल्दी सॉल्यूशंस पेश कर देते हैं। हाई स्टेक्स नेगोशिएशन में पेशेंस और रिफ्लेक्शन ही अनलॉक करती है रियल लेवरेज। मिररिंग से सिर्फ जानकारी नहीं मिलती, बल्कि ट्रस्ट और कनेक्शन भी बिल्ड होता है। मिररिंग की सिंप्लिसिटी ही इसकी शक्ति है। यह सटल है,
लेकिन यह डेडलॉक्स को तोड़ने और बातचीत को प्रोडक्टिव बनाने में बहुत असरदार है। वॉस कहते हैं, मिररिंग इज नॉट रिपीटिंग, इट्स मेकिंग द अदर पर्सन फील हर्ड विदाउट जजमेंट। चैप्टर 3, उनके भावनाओं को समझो पर महसूस मत करो। डोंट फील देयर पेन, लेबल इट वॉस। इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक बताते हैं जिसे वह कहते हैं लेबलिंग। इसका मतलब है कि आप सामने वाले की भावनाओं को पहचानें और शब्दों में व्यक्त करें। ध्यान रखो, इसका मतलब यह नहीं कि आप उनकी भावनाओं को खुद महसूस करो या उनके साथ पूरी तरह सहमत हो जाओ। बस आप यह दिखाओ कि आप उनकी स्थिति समझ रहे हो। एक कॉर्पोरेट नेगोशिएशन का उदाहरण लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति बहुत अग्रेसिव और स्केप्टिकल था। उसे लगता था कि आप उसकी बात नहीं समझ रहे। बॉस ने धीरे धीरे कहा, ऐसा लगता है कि आप इस डील को सफल बनाने के लिए बहुत दबाव में हैं। यह एक छोटा सा स्टेटमेंट था, लेकिन इफेक्ट बड़ा हुआ। सामने वाला व्यक्ति अचानक शांत हुआ और उसने धीरे धीरे अपनी स्थिति और परेशानियां साझा करनी शुरू की। बॉस कहते हैं कि यह टैक्टिकल एम्पैथी है। जब आप सामने वाले की भावनाओं को लेबल करते हैं तो आप उनके डिफेंसिव मैकेनिज्म को कम करते हो। लोग खुद को मिसअंडरस्टूड महसूस करने पर रिएक्ट करते हैं, ना कि ट्रूथ पर। इसलिए उनकी भावनाओं को लेबल करना उन्हें वैलिडेट करने का एक सबटल तरीका है। चैप्टर 4, यस पर मत भरोसा करो, नो को अपनाओ, बीवेयर। यस मास्टर। नो हम अक्सर सोचते हैं कि नेगोशिएशन में सफलता पाने के लिए सामने वाला व्यक्ति यस कहे, यही गोल होना चाहिए। वॉस बताते हैं कि यह मिसकंसेप्शन है। यस सुपरफिशियल, फोर्स्ड या कभी कभी डिसेप्टिव भी हो सकता है। असली पावर है नो में। नो देने से सामने वाले को कंट्रोल और सुरक्षा का अनुभव होता है। जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसे अपनी सहमति देने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा, वह ज्यादा खुलकर सोचता और बोलता है। वॉस एक किडनैपिंग केस का एग्जाम्पल देते हैं। आरोपी रिपीटेडली नो कह रहा था। आम आदमी इसे डेडलॉक समझकर फ्रस्ट्रेशन में जल्दी समाधान देने की कोशिश करता, लेकिन वॉस ने यह नो अपनाया और पूछा, आपके अनुसार यह काम क्यों नहीं कर सकता? इस सिंपल क्वेश्चन ने आरोपी को अपने कंस्ट्रेंट्स और नीड्स बताने पर मजबूर किया। यह टेक्निक दिखाती है कि नेगोशिएशन केवल इमीडिएट अग्रीमेंट लेने का खेल नहीं है। यह सही जानकारी और सही अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने का तरीका है। नो दरअसल एक शुरुआत है, न कि अंत। यह सामने वाले को आराम देता है और उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल करता है। चैप्टर 5, दैट्स राइट, पल बनाना। वॉस का मानना है कि नेगोशिएशन में सबसे महत्वपूर्ण पल वह होता है जब सामने वाला कहे दैट्स राइट। यह सुपरफिशियल यस नहीं होता, बल्कि सामने वाले का सिग्नल होता है कि आप उसकी बात समझ रहे हैं। एक रियल लाइफ हॉस्टेज नेगोशिएशन की कहानी लें। सस्पेक्ट बैरिकेड में था और टेंस था। वॉस ने उसकी भावनाओं और रीजनिंग को समराइज किया। मैं समझता हूं कि यह सिचुएशन आपके लिए डरावनी और असुरक्षित है। सस्पेक्ट ने धीरे से कहा, दैट्स राइट। इस पल ने पूरा कॉन्वर्सेशन शिफ्ट कर दिया। कॉन्फ्लिक्ट की जगह कोलैबोरेशन आ गई और अंत में हॉस्टेज सुरक्षित बच गया। दिस चैप्टर का की मैसेज है कि दैट्स राइट मोमेंट क्रिएट करना आपके अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन को वैलिडेट करता है। यह किसी भी डेडलॉक को ब्रेक थ्रू में बदल सकता है। डेली लाइफ में भी यह लागू होता है। सैलरी नेगोशिएशन हो या बिजनेस डील, जब सामने वाला महसूस करता है कि आप उसे जेन्युइनली समझ रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस कम होता है और कोऑपरेशन बढ़ जाता है। वॉस इसे कहते हैं कनेक्शन बिफोर सॉल्यूशन। चैप्टर 6, उनकी परसेप्शन बदलो, बेंड देयर रियलिटी। जब आपने ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश कर ली, अगला स्टेप है सामने वाले की परसेप्शन सटली गाइड करना। ह्यूमंस लॉजिक से नहीं, बल्कि इमोशंस और परसीव्ड रियलिटी से रिएक्ट करते हैं। वॉस बताते हैं कि आप डेडलाइंस, इंसेंटिव्स और फ्रेमिंग टेक्निक्स का उपयोग कर परसेप्शन शेप कर सकते हैं। एक बिजनेस नेगोशिएशन का एग्जाम्पल लें। अगर आप स्मॉल लॉस को लार्जर पोटेंशियल लॉस को अवॉइड करने के रूप में फ्रेम करें,
सामने वाला डील एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेटेड हो जाता है। हॉस्टेज सिचुएशंस में सरेंडर को सेफ ऑप्शन के रूप में फ्रेम किया गया। इस चैप्टर का कोर लेसन है, परसेप्शन ही रियलिटी बनती है। नेगोशिएशन के रिजल्ट केवल नंबर्स और लॉजिक पर नहीं, बल्कि सामने वाले के परसीव्ड फियर्स और बेनिफिट्स पर निर्भर करते हैं। वॉस कहते हैं कि सही फ्रेमिंग और इमोशन ड्रिवन परसेप्शन मैनिपुलेशन से आप डेडलॉक्स को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। यह टेक्निक सिर्फ हाई स्टेक्स नेगोशिएशन में ही नहीं, रोजमर्रा की बातचीत में भी इफेक्टिव होता है। चैप्टर 7, उन्हें नियंत्रण का भ्रम दो, क्रिएट द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। वॉस का मानना है कि किसी नेगोशिएशन में सामने वाले को नियंत्रण का अनुभव देना अत्यंत प्रभावी होता है। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि वह निर्णय ले रहा है, तो वह डिफेंसिव नहीं होता और नेगोशिएशन में ज्यादा खुलकर सहयोग करता है। इसके लिए वॉस ने कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस तकनीक दी है। ये सवाल सीधे आदेश देने की बजाय सामने वाले को समाधान खोजने के लिए इनवाइट करते हैं, जैसे मैं इसे कैसे कर सकता हूं, या आपकी नजर में सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। एक वास्तविक घटना का उदाहरण लें। एक बैंक डकैती में संदिग्ध ने हड़बड़ी और डर के कारण बहुत आक्रामक व्यवहार किया था। सामान्य इंसान ऐसे समय में आदेश देने की कोशिश करता, जिससे टेंशन और बढ़ जाती। लेकिन वॉस ने अपने सवालों के माध्यम से सस्पेक्ट को खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग करने पर मजबूर किया। उसने खुद रास्ता सुझाया और हॉस्टेजेस को रिलीज करने का निर्णय लिया। यही इल्यूजन ऑफ कंट्रोल का मैजिक है। व्यक्ति यह सोचता है कि यह उसका फैसला है, जबकि आप सबकी नेगोशिएशन को गाइड कर रहे होते हैं। इस टेक्निक का फायदा यह है कि सामने वाला एम्पावर्ड और रिस्पेक्टेड महसूस करता है। यह केवल हाई स्टेक्स नेगोशिएशंस में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की बातचीत में भी काम आती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी टीम से कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन तय करवा रहे हैं, सीधे डिक्टेट करने की बजाय कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस पूछें। आप देखेंगे कि लोग ज्यादा कोऑपरेटिव और प्रोएक्टिव होते हैं। वॉस कहते हैं कि कंट्रोल का इल्यूजन देना केवल टेक्निक नहीं, बल्कि आर्ट है। जब आप इसे सही समय और सही कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो डेडलॉक सिचुएशंस भी स्मूथली रिजॉल्व हो सकती हैं। नेगोशिएशन में डोमिनेंस दिखाने की बजाय सामने वाले को सहयोग करने का स्पेस देना आपको ज्यादा लेवरेज और सफलता देता है। चैप्टर 8, गारंटी एग्जीक्यूशन। एक नेगोशिएशन तब पूरी मानी जाती है जब अग्रीमेंट सिर्फ तय न हो, बल्कि उसे सही तरीके से लागू किया जाए। वॉस कहते हैं कि अक्सर लोग डील फाइनल होते ही रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन बिना प्रॉपर एग्जीक्यूशन के कोई भी अग्रीमेंट केवल कागज का टुकड़ा बन जाता है। एग्जीक्यूशन सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक्स हैं: क्लियर डेडलाइंस, वर्बल कॉन्फर्मेशंस और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। वॉस एक कॉर्पोरेट डील का उदाहरण देते हैं। दोनों पक्षों ने अग्रीमेंट कर लिया, लेकिन टर्म्स थोड़े एम्बिग्युअस थे। सामान्य प्रक्रिया में ऐसा डील कोलैप्स कर सकता था, लेकिन वॉस ने टर्म्स को स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई किया, डेडलाइंस तय की और वर्बल कॉन्फर्मेशंस ली। इसके अलावा उन्होंने अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की। हर पार्टी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तय थी। रिजल्ट ये हुआ कि अग्रीमेंट स्मूथ तरीके से इंप्लीमेंट हुआ और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। हॉस्टेज नेगोशिएशन के समय भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। किडनैपर और अथॉरिटीज के बीच अग्रीमेंट होने के बाद सही फ्रेमिंग और फॉलोअप कम्युनिकेशन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि दोनों पक्ष प्रॉमिसेस फुलफिल करें। इस चैप्टर का कोर मैसेज यह है कि नेगोशिएशन केवल समझौते तक सीमित नहीं है। एक सफल नेगोशिएटर
वही है जो एग्रीमेंट के बाद भी फॉलो अप करता है, टर्म्स क्लैरिफाई करता है और इंप्लीमेंटेशन की गारंटी देता है। वॉस के अनुसार क्लैरिटी और ट्रस्ट ही वह फाउंडेशन है जिस पर कोई भी अग्रीमेंट टिकता है। चैप्टर 9, कठोर लेकिन स्मार्ट बार्गेनिंग। कभी कभी नेगोशिएशन में सीधे बार्गेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। वॉस इसे हार्ड बट स्मार्ट बार्गेनिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको कभी भी एग्रेसिव या इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, बल्कि स्ट्रैटेजी के साथ इंक्रीमेंटली कंसेशंस देना चाहिए। वॉस ने एकरमैन बार्गेनिंग मेथड विकसित की है, जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। इसमें आपको इनिशियल टारगेट सेट करना होता है, ऑड नंबर्स का इस्तेमाल करना होता है और हर स्टेप में कैलकुलेटेड कंसेशंस देने होते हैं। एक बार वॉस को एक कॉरपोरेट मर्जर में नेगोशिएशन करनी थी। सामने वाले का फर्स्ट ऑफर अनरियलिस्टिक था। वॉस ने पहले अपने टारगेट और मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस तय किए। फिर उसने केयरफुली इंक्रीमेंटल कंसेशंस दी और ऑड नंबर्ड ऑफर्स दिए। इससे सामने वाले ने परसीव किया कि वॉस हर पॉइंट पर सोच समझकर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अंत में डील क्लोज हुई और वॉस ने मैक्सिमम वैल्यू अचीव की। वॉस कहते हैं कि बार्गेनिंग केवल नंबर्स का खेल नहीं है, यह साइकोलॉजिकल गेम है। आपका गोल केवल प्राइस या टर्म्स नहीं, बल्कि सामने वाले को सही पर्सपेक्शन देना है कि डील फेयर है। प्रेपरेशन, पेशेंस और साइकोलॉजिकल इंसाइट मिलकर हार्ड बार्गेनिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। चैप्टर 10, ब्लैक स्वॉन खोजो। वॉस की सबसे इंट्रीगिंग कॉन्सेप्ट है ब्लैक स्वॉन। ब्लैक स्वॉन वो हिडन इंफॉर्मेशन होती है जो नेगोशिएशन को पूरी तरह बदल सकती है। अक्सर यह छोटी ओवरलुक्ड डिटेल्स होती हैं जो पहली नजर में इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, लेकिन अगर आप इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो लेवरेज पूरी तरह शिफ्ट हो सकता है। वॉस एक हॉस्टेज नेगोशिएशन का उदाहरण देते हैं। सस्पेक्ट ने कुछ माइनर पर्सनल डिटेल्स शेयर की थी जिन्हें अथॉरिटीज ने इग्नोर कर दिया। वॉस ने इन्हें ऑब्जर्व किया और यूज किया। इस छोटी सी जानकारी ने नेगोशिएशन का पूरा डायनामिक्स बदल दिया और हॉस्टेज सुरक्षित बच गया। ब्लैक स्वॉन खोजने के लिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना, ऑब्जर्वेशन करना और सही सवाल पूछना होता है। यह केवल इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक इंसाइट हासिल करना है। इस चैप्टर का अल्टीमेट लेसन यह है कि हर नेगोशिएशन में हिडन अपॉर्चुनिटीज और अनसीन डायनामिक्स होते हैं। जो नेगोशिएटर इन्हें पहचान सकता है वही सबसे मजबूत पोजीशन में होता है। वॉस का मंत्र है, छोटी चीजों पर ध्यान दो और जो कुछ भी छुपा है उसे लेवरेज बनाओ। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस हमें यह सिखाती है कि नेगोशिएशन केवल लॉजिक और कॉम्प्रोमाइज का खेल नहीं है। असली नेगोशिएशन इंसानी भावनाओं, परसेप्शन और समझ पर आधारित होती है। क्रिस वॉस के अनुभव से पता चलता है कि सही लिसनिंग, टैक्टिकल एम्पैथी और सटल कम्युनिकेशन से आप कठिन से कठिन नेगोशिएशन को भी सफल बना सकते हैं। चलिए बुक की पॉइंट्स को
रिवाइज करते हैं। टैक्टिकल एम्पैथी, सामने वाले की भावनाओं और पर्सपेक्टिव को समझो और वर्बलाइज करो बिना सहमति दिए। यह ट्रस्ट और कनेक्शन बनाता है। मिररिंग, आईना बनाना, सामने वाले के वर्ड्स रिपीट या पैराफ्रेज करो ताकि वह खुलकर बात करे और इंफॉर्मेशन साझा करे। लेबलिंग, सामने वाले की इमोशंस को नाम दो, जैसे इट सीम्स यू आर फ्रस्ट्रेटेड, ताकि वह वैलिडेटेड और अंडरस्टूड महसूस करे। नो को अपनाओ। नो मिलने पर डिफेंसिव मत हो, बल्कि इसे समझने और आगे बढ़ने का रास्ता बनाओ। दैट्स राइट। मोमेंट, जब सामने वाला कहे दैट्स राइट, तब पता चलता है कि आपने उसे सही समझा और नेगोशिएशन शिफ्ट होती है। परसेप्शन को बदलो, बेंड रियलिटी। सिचुएशंस और ऑप्शंस को ऐसे फ्रेम करो कि सामने वाला उन्हें फेवरेबल और सेफ महसूस करे। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, सामने वाले को लगता रहे कि वह कंट्रोल में है, ताकि वह खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग करे और आप उसे गाइड कर सको। एग्जीक्यूशन सुनिश्चित करो। एग्रीमेंट सिर्फ फाइनल करना पर्याप्त नहीं। क्लियर डेडलाइन और अकाउंटेबिलिटी से एश्योर करें कि डील इंप्लीमेंट हो। स्मार्ट बार्गेनिंग, हार्ड नेगोशिएशन में स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाओ। इंक्रीमेंटली कंसेशंस दो और साइकोलॉजिकल इंसाइट यूज करो। ब्लैक स्वॉन खोजो, हिडन डिटेल्स और ओवरलुक्ड इंफॉर्मेशन खोजो जो पूरी नेगोशिएशन को बदल सकते हैं।